नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के षष्ठ सप्ताह के 29वें लेक्चर में आपका स्वागत है। यह षष्ठ सप्ताह, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजन संधि प्रारंभ हो चुकी है, तो व्यंजन संधि का जो प्रथम सूत्र हमको लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलता है, आज उसका अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले के जो दो व्याख्यान हमने देखे, उसमें हमने व्यंजन संधि के जो प्रमुख विषय हैं उस पर चर्चा की थी, और आज हम संधि के सूत्रों को लेकर के चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली संधि हमें आज देखनी है वह है श्चुत्व संधि, और चूंकि व्यंजन संधि का प्रारंभ है, अतः आज हम केवल श्चुत्व संधि एवं उसके अपवाद के विषय को लेकर बात करेंगे। तो स्लाइड पर यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि आज श्चुत्व एवं अपवाद विषयक व्याख्यान है, जिसमें स्तोह शुनाश्चुः की व्याख्या एवं उदाहरण के साथ ही साथ श्चुत्व का जो अपवाद है शात, हम उसका भी अध्ययन करेंगे और अभ्यास साथ में रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि श्चुत्व संधि विधायक सूत्र के साथ साथ उसका जो अपवाद है उसके विषय को भी हम समझते हुए आज अपना व्याख्यान संपूर्ण करेंगे। श्चुत्व संधि विधायक सूत्र है स्तोह शुनाश्चुः। अब यह श्चुत्व संधि विधायक का क्या तात्पर्य हुआ? तो श्चुत्व संधि विधायक का तात्पर्य हुआ श्चुत्व संधि बनाने वाला, अर्थात विधायक शब्द का अर्थ यहाँ पर हम बनाने वाला इस अर्थ में लेंगे। तो श्चुत्व संधि बनाने वाला सूत्र अर्थात श्चुत्व संधि विधायक सूत्र स्तोह शुनाश्चुः। यदि हम इसका अर्थ निकालें तो हम स्लाइड पे ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि स्तोह शुनाश्चुः। अब यहाँ पर हम देखें तो षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है स्तोह में, तो षष्ठी का यह द्विवचन है, षष्ठी का यह द्विवचन है स्तोह शुनाश्चुः। तो षष्ठी का जो द्विवचन है यहाँ पर, इससे हमको ये पता चलता है कि सकार अथवा तवर्ग के योग। अब यहाँ पे षष्ठी स्थानीय योगा से षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि संधि विषयक पाठ्यक्रम को लेकर के हम संधि पर विशेष ध्यान देंगे, पर यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति के प्रयोग से एक बात स्पष्ट होती है कि सकार अथवा तवर्ग के योग में। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सकार अथवा तवर्ग के योग में शुना यानी शकार या चवर्ग आ जाए, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, स्लाइड पे ध्यान देंगे। यहाँ पर दो शर्तें हैं, जैसा कि हम जानते हैं स्थानीय और निमित्त, तो यह स्थानीय यह निमित्त। अस्तु, तो स्थानीय हुआ स अथवा तवर्ग और निमित्त हुआ श अथवा चवर्ग। सरल शब्दों में अगर दो शर्तें पूरी होती हैं, यह दोनों विकल्प पूरे होते हैं, अर्थात अगर हमको एक स्थान पर सकार मिल जाता है अथवा तवर्ग मिल जाता है और उसी के योग में अगर हमको तालव्य श अथवा चवर्ग प्राप्त हो जाए, तो दंत्य स का तालव्य श एवं तवर्ग चवर्ग में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो रामस और शेते, देखिए दोनों शर्तें पूरी हो रही है। रामस यह दंत्य स आ गया, अब इसी के योग में शकार अर्थात तालव्य श भी आ गया। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार, स्तोह शुनाश्चुः सूत्र के अनुसार दंत्य स को तालव्य श आदेश कर देंगे, दंत्य स को तालव्य श आदेश कर देंगे, तो रामस शेते तो बन जाएगा रामश्शेते। कहने का तात्पर्य यह है कि सकार अथवा तवर्ग के योग में यदि शकार अथवा चवर्ग आ जाता है तो दंत्य स को तालव्य श और तवर्ग को चवर्ग में बदल देते हैं। जैसा कि उदाहरण स्वरूप हमने देखा, पुनः देखते हैं। रामस शेते, रामस शेते में रामस यहाँ पर एक शर्त पूरी हो गई, शेते दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, और जब दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो दंत्य स का तालव्य श और तवर्ग चवर्ग में बदल जाएगा। तो यहाँ चूंकि दंत्य स था तो तालव्य श होकर के रामस शेते बन गया। और सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ साथ सत चित्त, सचित में देखिए सकार अथवा तवर्ग का योग आना चाहिए।
सकार अर्थात तवर्ग का योग आना चाहिए। तो यहाँ तवर्ग आ गया, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा चित या चित, सत चित, तो यहाँ पर दूसरे स्थान में शकार अथवा चवर्ग का योग आना चाहिए। तो यहाँ पर चित चवर्ग आ गया। अर्थात दो शर्तें क्या है, एक तरफ दंत्य स अथवा तवर्ग हो और दूसरी तरफ तालव्य श अथवा चवर्ग हो। तो यहाँ पर हमको मिल गया। यहाँ पर अगर हम दोबारा इसको देख लें तो अब यहाँ पर देखिए स्तोष चुनाशु सूत्र क्या कहता है कि सकार अथवा तवर्ग का योग शकार अथवा चवर्ग के साथ हो जाए। अब देखिए दोनों शर्तें पूरी हो गई, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो यहाँ पर तवर्ग है और यहाँ पे चवर्ग आ गया, यानी दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो तवर्ग जो है वो चवर्ग में बदल जाएगा, त जो है वो च में बदल जाएगा। अब प्रश्न यह है कि त च में क्यों बदलेगा, क्योंकि तवर्ग में तो 5 है और चवर्ग में भी 5 है, तो त च में ही क्यों बदलेगा। तो मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि आपको याद होगा कि हमने स्थानेन्तरतमः और यथासंख्य मनुदेशः समानाम ये दो सूत्र देखे थे जो कि आदेश की व्याख्या करते हैं। तो तवर्ग में 5 हैं, त थ द ध न, चवर्ग में भी 5 है, च छ ज झ य। तो चूंकि 5 और 5 यथासंख्य हो गया तो अनुदेशः समानाम, तो क्रम से आदेश होगा। अर्थात यदि त मिला तो उसे च कर देंगे। इसी प्रकार से अगर त थ द ध न, उसी प्रकार से च छ ज झ य ऐसा आदेश हो जाएगा। यह उदाहरण हमको आगे दिखेगा। अस्तु, अभी के लिए सत चित, तो सत चित्त में अगर हम देखें तो सकार अथवा तवर्ग के योग में शकार एवं चवर्ग आ गया। तो यहाँ पे सकार का शकार और तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि तवर्ग का त है तो त को च होकर के सच्चित बन गया। इसी प्रकार से रामस चिनोति, देखिए रामस चिनोति, रामस दंत्य से प्राप्त हो गया। इसके बाद चिनोति चवर्ग आ गया। तो यानी यहाँ पर भी दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो चूंकि दोनों शर्तें पूरी हो गई तो दंत्य स को तालव्य श में बदल देंगे, दंत्य स को तालव्य श में बदल देंगे। तो बदल के हो जाएगा रामश चिनोति। तो यहाँ पर भी दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब यहाँ पर ये विषय है कि दंत्य स को शकार में ही क्यों बदलेंगे। तो यहाँ पर स्थानेन्तरतमः सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। चूंकि इनका उच्चारण स्थान अंतरंग है, अर्थात दंत्य स के सामने अगर श खड़ा हो जाए या चवर्ग खड़ा हो जाए तो दंत्य श उसके लिए ज्यादा पास का है, इसीलिए सकार को शकार आदेश होता है, अर्थात दंत्य स को तालव्य श आदेश होता है। तो रामस चिनोति, स्लाइड पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि रामश चिनोति यह बन जाएगा, अर्थात दंत्य स को तालव्य श में बदल देंगे। तो इस प्रकार से रामश चिनोति बन गया। अब आगे देखें षाण्गिञ्जयः, यहां पर हमको उदाहरण मिल जाएगा। यथासंख्य मनुदेशः समानाम इसका। अब देखिए सकार अथवा तवर्ग के बाद शकार अथवा चवर्ग आ जाए। तो यहाँ पर देखिए तवर्ग आ गया, पहली शर्त पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई। उसके बाद में शकार अथवा चवर्ग में चवर्ग आ गया, दूसरी शर्त पूरी हो गई, पूरी हो गई। तो अब क्या हुआ, न को आदेश क्या करेंगे, तो न को आदेश करेंगे या। क्यों, क्योंकि न जो है वो तवर्ग का 5वां वर्ण है। तो इसके स्थान पर जो चवर्ग का आएगा वो भी 5वां वर्ण ही आएगा। तो बन जाएगा न का या हो करके हो जाएगा षाण्गिञ्जयः। तो न का या हो गया षाण्गिञ्जयः, यह बन जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह जो सूत्र है स्तोश्चुनाश्चुः, इसके अंतर्गत जो संधि में प्राप्त होती है उस संधि के द्वारा हमें स्थानेन्तरतमः और यथासंख्य मनुदेशः समानाम दोनों की प्रवृत्ति दिख जाती है। अस्तु, इसी के साथ स्तोश्चुनाश्चुः का एक प्रसंग पूरा हुआ। अब एक प्रसंग पूरा हुआ, यह कहने का क्या तात्पर्य है, तो इसको देखने के लिए हम पूर्व स्लाइड पर ध्यान देंगे। सकार अथवा तवर्ग के योग में शकार अथवा चवर्ग आ जाए तो उसे दंत्य स को तालव्य श और तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। इससे पहले के हमने जितने भी संधि के सूत्र देखे हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि उन सभी संधियों की स्लाइड में हम लोगों ने जो एरो बनाया था, तीर बनाया था, वो ऐसे था। जैसे इको यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें तो हमने देखा था
कि ये इस प्रकार से बन करके ऐसे बना हुआ था, ऐसे था। यानी इक के बाद अगर अच आ जाए, इक के योग में अगर अच आ जाए तो उसे यण आदेश हो जाता है, जैसे सुधी उपास्य इत्यादि हमने बनाया था, ये आपको ध्यान होगा। तो बना था शुद्धि उपास्य, ये हमने बनाया था, अर्थात सुधी और उपास्य, सुधी और उपास्य, तो बन गया शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य बन गया था। अस्तु, तो यहां पर हमने जिस एरो का प्रयोग किया था वो एक तरफा था, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको प्राप्त होगा। अर्थात इससे पहले के कई सूत्रों में जो हम लोगों ने बनाया है तो उसमें एरो जो है वो इस तरह का बना है, यानी संधि जब भी होती है तो इसके बाद ये आना चाहिए, परंतु यहां पर जो एरो है वो दो अर्थों का है, यानी दोनों तरफ जा रहा है, तो ये आपने ध्यान दिया होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह सूत्र, व्यंजन संधि का यह सूत्र स्तोश्चुनाश्चुः, जो श्चुत्व संधि का विधान करता है, वह दोनों तरफ से है। अभी दोनों तरफ से कहने से पहले श्चुत्व को समझते हैं। इसका नाम श्चुत्व संधि क्यों पड़ा? क्योंकि यह श और चवर का आदेश कर देता है, श और चवर का आदेश कर देता है, तो श्चु बनाने वाला, इसलिए श्चुत्व। जैसे यण संधि, कहने का तात्पर्य यह है कि संधि का नाम सदैव उसके आदेश के नाम पर होता है। जैसे इको यणचि, इको यण आदेश होता है तो यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि इत्यादि हमने जो संधियों के विषय देखे हैं सब में आदेश के नाम पर संधियों का नामकरण हुआ है। उसी प्रकार से श्चुत्व, तो श्चु अर्थात श्चु बनाने वाला संधि, तो बनाने वाले के अर्थ में त्व लेकर हम चले आते हैं अपने समझने के सुविधा के लिए। तो श्चु त्व श्चुत्व, तो स्तोह श्चुनाश्चुः जो सूत्र है वह श्चुत्व संधि का विधान करता है, अर्थात वह श्चुत्व संधि बनाता है। यह विषय हो गया। अब हम वापस आते हैं उस तीर या एरो के विषय में पुनः। तो अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि श्चुत्व संधि जो है यहाँ पर इस प्रकार के एरो का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऐसा एरो प्रयोग किया गया है जो दोनों तरफ जा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, ये जो एरो है ये इस प्रकार का है कि जो दोनों तरफ जा रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि इससे पहले जो हमने सूत्र देखे हैं उसमें क्या था कि एक के बाद अच आना चाहिए, जैसे सुधी और उपास्य, तो यहाँ पर ई और धी और ऊ, धी का ई और ऊ आना चाहिए, परंतु इसी को अगर हम उल्टा कर दें यण संधि में तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होता, यानी यण संधि यहाँ पर नियम लागू नहीं होती। जैसे 1 और 2 ये जो शर्त है तो 1 में ऐसे होगा, 2 में इस प्रकार से होगा, तभी होगा, ये बदल नहीं सकते। अगर हम बदल देंगे तो वहां पर यण संधि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य क्या था कि अगर हम सुधी उपास्य में अगर हम मान लीजिए इस प्रकार का कुछ व्यवस्था करते कि धी बाद में आ जाता और ऊ पहले आया था तो यहाँ पर संधि नहीं होती, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन स्तोश्चुनाश्चुः का विषय अलग है। इसको समझने के लिए हम ये ध्यान देना होगा कि ये जो विषय है ये क्या कहता है कि 1 और 2 दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। दो शर्तें पूरी होने का मतलब क्या है कि एक तरफ स या तवर्ग आए और दूसरी तरफ श या चवर्ग आए तो दंत्य स को तालव्य श में और तवर्ग को चवर्ग में बदल देंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस एरो का प्रयोग का तात्पर्य हुआ कि अगर ये उल्टा हो जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर ये इस प्रकार से हो जाए कि श और चवर्ग इधर आ जाए और स और तवर्ग इधर आ जाए तो 2 और 1 हो गया, यानी उल्टा हो गया। तो अगर उल्टा हो जाए तब भी यहाँ पर संधि होगी। तो यानी इस तरह के तीर का तात्पर्य हुआ ये कि ये एक संधि है जो दोनों तरफ से काम करती है। यानी हमने इससे पहले क्या देखा था कि स्थानीय और निमित्त अपनी अपनी जगह रहते हैं और स्थानीय आदेश में बदल जाता है, पर यहाँ पर विषय क्या है कि स्थानीय अगर पीछे चला जाए, कहने का मतलब क्या है कि स्थानीय हमेशा 1 पे रहता है, आदेश हमेशा 2 पे रहता है। लेकिन यहाँ पर इस संधि में विषय क्या है कि अगर स्थानीय अपना जगह बदल दे, 2 पे चला जाए और ये 1 में आ जाए तब भी यहाँ पर संधि होगी। और इसी चीज को दिखाने के लिए इस एरो का प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शकार अथवा चवर्ग चाहे पूर्व में रहे या पर में रहे, दंत्य स को तालव्य श में और तवर्ग को चवर्ग में बदलेंगे ही बदलेंगे, और इस प्रकार से जो संधि होगी उसका विधान करेंगे। जैसा कि हम बाकी अगर उदाहरणों को देखें तो सत चरित्रम, अब यहां पर देखिए सत चरित्रम, दोनों शर्तें पूरी हो गई। सत तवर्ग में आ गया, चरित्रम
च वर्ग में आ गया, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो ये त च में बदल जाएगा। सच्चरित्रम, इस प्रकार से उच्चारण तच्च, रामश्छात्रः तो रामश्छात्रः बन जाएगा। भवान शेते तो भवाएं शेते बन जाएगा। राजन ज्वलति तो राजाएं ज्वलति बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए न पंचम वर्ण है, न पंचम वर्ण है तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा। राजाएं ज्वलति बन गया। चक्रंजय तो चक्रई जय बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके सारे के सारे उदाहरण सिद्ध होते जाएंगे। बस एक विषय जो आपको समझना है, वस्तुतः यह सूत्र अत्यंत सरल है, इसको तो 5वीं पास का बच्चा भी समझ सकता है। एक तरफ दंत्य स या तवर्ग आ जाए, एक तरफ तालव्य श या चवर्ग आ जाए, तो दंत्य स को तालव्य श में और तवर्ग को चवर्ग में बदल देंगे, ये तो हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है। बस ध्यान क्या देना इस सूत्र में कि ये जो एरो बना है इसका मतलब क्या है कि अगर दंत्य स इधर रहे और तालव्य श इधर आ जाए तब भी दंत्य स बदल ही जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। अस्तु, अब इसके बाद अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हमने अभ्यास के स्लाइड में अभ्यास देखा, और ये अभ्यास केवल सिर्फ ऐसे उदाहरण समझने के लिए नहीं है, हमें लौकिक संस्कृत साहित्य में भी बहुतायत में या बहुत्र प्राप्त होता है। जैसा कि अगर हम स्लाइड में देखें तो मेघदूत का जो प्रारंभ ही है, जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतीं रामगिर्याश्रमेषु। अस्तु, अब सोचिए महाकवि कालिदास का जो कालजयी काव्य है मेघदूत, उसका जो प्रारंभिक श्लोक है उसका भी जो सबसे पहला शब्द है उसमें च्युत्व संधि का विधान हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यंजन संधि या स्वर संधि कितनी महत्वपूर्ण है, और उसमें भी विशेषतः स्वर संधि तो हम स्कूल में पहले से भी पढ़ते आते हैं, परंतु व्यंजन संधि जैसा कि हिंदी में भी हम गुण वृद्धि दीर्घ इत्यादि पढ़कर चलते हैं, किंतु ष्टुत्व और ष्टुत्व इत्यादि सूत्र की प्रवृत्ति हमको वहां पर कम दिखती है। लेकिन संस्कृत साहित्य के अध्ययन में हमको ष्टुत्व ष्टुत्व की प्रवृत्ति सर्वत्र दिखती है। उसी को देखने के लिए यह उदाहरण अपने में ही पर्याप्त है कि मेघदूत का जो प्रारंभिक श्लोक है उसका जो प्रथम शब्द है कश्चित, वह स्वयं ष्टुत्व संधि का उदाहरण है। जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, कश्चित, तो यहाँ पर दंत्य स को तालव्य श हो गया तो कश्चित बन गया। अस्तु, तो ये कहने का तात्पर्य क्या था कि इस प्रकार से हमको लौकिक साहित्य में भी जहाँ उदाहरण प्राप्त हो हमको उसका ध्यान देकर उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। अब इसके साथ बात करेंगे अपवाद की। अब अपवाद क्या होता है पहले उसको समझ लें। अपवाद जो उत्सर्ग का बाद करके आए। अब उत्सर्ग क्या है, अब यहाँ पे दो शब्द हैं जिसको लेकर बात करेंगे, एक है उत्सर्ग और एक है अपवाद। उत्सर्ग क्या है, सामान्य विधि, अर्थात व्याकरण में उत्सर्ग का तात्पर्य हुआ सामान्य विधि, मतलब जो विधि चली आ रही है। अब अगर हम लोक के उदाहरण के द्वारा अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए नहाना, तो व्यक्ति रोज नहाता है, सामान्य नियम है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, किसी को सर्दी हो गई, या अगर परिहास में कहें तो मान लीजिए ठंडी ही बढ़ गई, तो बहुत से लोग नहाना कभी कभी छोड़ भी देते हैं, तो वहाँ पर अपवाद हो जाता है नहाना। मतलब मान लीजिए बुखार हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पर नहाना जो नित्य धर्म है उसका बाद हो जाता है, तो उस धर्म नहीं नहाए। मान लीजिए वैसे स्नान रोज करना चाहिए, पर हास परिहास में लोक व्यवहार के रूप में अगर हम देखें तो उस दिन हमने स्नान नहीं किया, यानी अपवाद हो गया। दूसरा उदाहरण देख लें, जैसे मान लीजिए हम महाविद्यालय में या अपने विद्यालय में कक्षा में बैठे हैं, तो आमतौर पर जब हम बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको कभी भी कक्षा से बीच में उठने की अनुमति नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हम एनसीसी में हैं और एनसीसी की परेड चलने वाली है विद्यालय में या महाविद्यालय में, तो महाविद्यालय के पक्ष से ही हमें छूट मिलती है कि कक्षा के स्थान पर हम जा करके अपने एनसीसी का अभ्यास कर सकते हैं। तो वह अपवाद हो गया, यानी कि आप रोज वही करेंगे, वो अपवाद हो गया कि 2 दिन 4 दिन, मान लीजिए 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ऐसा कुछ है, तो चलो ठीक है 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता इसकी ड्यूटी रहेगी, ये अपने प्रैक्टिस को करेगा। तो उसके लिए महाविद्यालय या विद्यालय के पक्ष से ही आपको अपवाद स्वरूप कक्षा से अनुपस्थिति की छूट मिल जाती है। तो अब उत्सर्ग और अपवाद को हम समझ जाएंगे। उत्सर्ग क्या हुआ, सामान्य विधि जो सामान्य रूप से चली आ रही है। अपवाद क्या हुआ, जो सामान्य विधि को रोक करके अपना विशेष नियम लगा दे। तो ये 2 उदाहरण हो गए। अब इसी प्रकार से ष्टुत्व संधि का हमको अपवाद दिखता है, मतलब ऐसी स्थिति जहां ष्टुत्व संधि हो सकती थी
पर शुत्व संधि नहीं होती। क्यों नहीं होती, कारण देख लेंगे। तो अब अगर हम बात करें तो शुत्व संधि अब विधायक सूत्र था स्तोश्चुनाश्चुः, और उसका अपवाद करने वाला जो सूत्र है वह है शाथ। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, शाथ यह एक अपवाद सूत्र है। किसका अपवाद है? शुत्व का अपवाद है। तो क्या कहता है कि अगर श के पश्चात, तालव्य श के पश्चात अगर तवर्ग आ जाए, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो हम लोगों ने बात की थी अभी, ये जो तीर बना हुआ था, जैसा कि अगर हम ध्यान दें, ये जो ऐसे बना हुआ है इस पर ध्यान दीजिए, ये दिखा। अब हम आगे ध्यान देंगे, यही तीर यहां पर काम आ रहा है, अर्थात टू वे, दो तरह से ये, जैसे हमने बात की थी कि शुत्व संधि दोनों प्रकार से, यानी स पूर्व में आए या पर में आए, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन अगर स और श का योग हो गया या स या तवर का ऐसा कुछ हो गया तो वहां पर ये संधि हो जाएगी। इस बात को हमने अभी की थी। इसी का उदाहरण हमको इसके अपवाद सूत्र के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि हम साइड पे देखें तो हम देखेंगे कि श के पश्चात, तालव्य श के पश्चात तवर्ग आ गया। तो चूंकि हमने बात की थी कि चाहे ऐसी स्थिति हो, चाहे ये स्थिति हो या ये स्थिति हो, दोनों स्थितियों में संधि तो होगी होगी। तो यहीं पर अपवाद आ जाता है कि मान लीजिए पदांत में तालव्य श आ गया, उसके बाद अगर तवर्ग आ गया, तो वहां पर इस तवर्ग को च वर्ग में नहीं बदलेंगे। अर्थात यह सूत्र अपवाद तो सिद्ध करता ही है, साथ ही साथ ये जो शुत्व संधि है ये एक टू वे प्रोसेस है। ये दो प्रकार से संधियां कर देता है, अर्थात स्थानीय और निमित्त अगर अपना स्थान आगे पीछे भी कर दें, बदल भी दें, तब भी यह संधि का विधान करता है, ये प्रमाण भी कर देता है। खैर, तो सूत्र क्या कहता है कि अगर पदांत श के बाद तवर्ग आ जाए तो वहां पे चवर्ग नहीं होगा, यानी शुत्व संधि नहीं होगी, जो कि हम यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं। उदाहरण, विश प्लस नह, विश पदांत श आ गया, पहली शर्त पूरी होगी, तवर्ग का न है, दूसरी शर्त भी पूरी होगी, तो यहाँ पर न को यह होना था शुत्व संधि के द्वारा, परंतु ये नहीं होगा, तो क्या होगा? विष्णः, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। विष्णः, यह वर्ण संयोग कर दीजिए, विष्णः ऐसे ही रह जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न भी सिद्ध होता है, क्योंकि पदांत श आ गया, उसका नह तवर्ग आ गया, तो यहाँ पर प्रश्न भी सिद्ध हो जाता है। अर्थात शात सूत्र क्या कहता है? शात सूत्र कहता है कि पदांत श के बाद अगर तवर्ग आ जाए तो उस तवर्ग का चवर्ग नहीं करेंगे, अर्थात यथावत स्थिति करते हुए उसको हम वर्ण संहिता के द्वारा जोड़ देंगे। तो वर्ण संहिता हो गई, प्रश्न विष्णु ये बन गया। यहाँ पे वर्ण संहिता कर देते हैं तो हम वर्ण संहिता करके प्रश्न विष्णु इस तरह के रूप बना सकते हैं। तो आज के व्याख्यान का सार अगर हम देखें तो शुत्व संधि विधायक सूत्र हमने देखा, स्तोश्चुनाश्चुः, और उसका अपवाद शाथ, यह भी हमने देखा। तो इसका अभ्यास हम निरंतर करते रहेंगे और करते हुए अपने आप को पुष्ट करेंगे, और लौकिक साहित्य में इसके उदाहरण कहाँ कहाँ मिल जाते हैं इस पर भी हम ध्यान देते रहेंगे। इसी आशा के साथ अगली कक्षा में शुत्व संधि और उसके अपवाद को लेकर चर्चा होगी, और तब तक के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।